जय हिंद। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। क्या आपके मन में भी ये प्रश्न आता है कि आखिर यूक्रेन नाटो का सदस्य देश कब बनेगा? हाल ही में नाटो का 2 दिन का समिट भी हुआ और इस समिट में भी इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सका कि आखिर यूक्रेन कब तक नाटो का सदस्य देश बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप नाटो समझते होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि हम लोग इसके बारे में लास्ट में चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आप नाटो समझिएगा, ठीक है। और आप जानते होंगे कि बड़े दिनों से यूक्रेन चीख रहा है कि भैया हमें नाटो का सदस्य देश बना लो। वही आपने देखा कि 2 देश स्वीडन और फिनलैंड 2022 में नाटो के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें नाटो का सदस्य देश बना लो। और आपने देखा कि 2023 में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बन जाता है और बहुत ही जल्दी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगी कि नाटो का 32वां देश जो है वो स्वीडन बनने वाला है, क्योंकि जो स्वीडन के ऊपर तुर्की ने रोक लगाई थी। याद रखिएगा साथियों, नाटो के अंदर तुर्की सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री वाला देश है। तो अब एक प्रकार से साथियों तुर्की ने अपना रोक हटा लिया है। हालांकि जो पहला लार्जेस्ट मिलिट्री वाला देश है अमेरिका, इसके और तुर्की के बीच नाटो के अंदर साथियों बात हो रही है। इन दोनों के बीच साथियों एक डील हुई है स्वीडन को लेकर। तो एक प्रकार से स्वीडन को हरी झंडी मिल गई है। तो बहुत ही जल्द जो है स्वीडन नाटो का सदस्य देश बन जाएगा। लेकिन मुद्दा वो नहीं है साथियों, वो ये है कि आखिर यूक्रेन नाटो का सदस्य देश क्यों नहीं बन पा रहा है, अमेरिका इसको लेकर बातचीत क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इस सेशन में काफ़ी डिटेल से समझेंगे। अगर आपको इंटरनेशनल न्यूज में रुचि होगी तो आप इस सेशन के अंत तक रुकेंगे तो आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगा। अभी हाल ही में द हिंदू में एक्सप्लेन्ड सेक्शन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि यूक्रेन की जो एंट्री है उसको लेकर नाटो का क्या स्टैंड है, ठीक है। तो ये सारी बातें आज की सेशन में हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए होंगे, पहली बार विजिट कर रहे होंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आप हमें मोटिवेट भी कर पाएंगे और दूसरा आपको इन फ्यूचर इस तरह का वीडियो भी मिलता रहेगा। आपको यहाँ 2 देश देखने को मिल रहे होंगे, एक तो लिथुआनिया, एक रोमानिया, ठीक है। रोमानिया की कैपिटल साथियों बुखारेस्ट है और लिथुआनिया का साथियों एक शहर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विल्नस, ठीक है, विल्नियस, ठीक है। और यहीं पे क्या हुआ कि अभी हाल ही में 11 और 12 जुलाई के नाटो की समिट हुई थी, ठीक है। 2 दिन का समिट था। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं रोमानिया का बुखारेस्ट, यहाँ पे साथियों नाटो की 2008 में एक समिट हुई थी। दोनों साथियों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के बीच में साथियों जो गैप है 15 वर्षों का है, ये 2023, ये 2008। बुखारेस्ट में जब सम्मेलन हुआ था उसी समय साथियों नाटो की तरफ से ये ऑफर किया गया था 2 देश, जो ब्लैक सी के 2 देश हैं, यूक्रेन और जॉर्जिया को, कि आप जो है ये नाटो का सदस्य देश बन जाइए। हालांकि रूस ने इस पर साथियों कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी उस समय। लेकिन अभी हम लोग समझते हैं साथियों दोनों कंडीशन को। यहाँ पे एक बार मैप में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखने को मिलेगा ये है जॉर्जिया, ये यूक्रेन है, ये ब्लैक सी है। तो इन दोनों देशों को 2008 के बुखारेस्ट सम्मेलन में ये कहा गया था कि आप जो है ये नाटो का सदस्य देश बन जाइए। अब क्या है कि साथियों उस समय बहुत सारे देश इंक्लूडिंग फ्रांस और जर्मनी, उन्होंने कहा कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, आप यूक्रेन और जॉर्जिया को नाटो में शामिल करके रसिया से झगड़ा मोल लेना चाह रहे हो। यानी कि रूस से डर के कारण साथ ही उस समय बहुत सारे देशों ने इसको अपोज किया था, इसका विरोध किया था। वही क्या है कि अभी रिसेंट कहाँ हुआ, विल्नस में समिट हुआ, यानी कि लिथुआनिया में समिट हुआ। लेकिन इस समय दोनों में कंडीशन में, दोनों की स्थिति में बदलाव आ गया है। इस समय जो बहुत सारे देश हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस समय रशिया यूक्रेन के बीच वार चल रहा है, लेकिन इस युद्ध के समय साथियों क्या है कि बहुत सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं वो इस बात को लेकर एग्री हैं कि यूक्रेन को सदस्य देश बना लिया जाए, ठीक है। ये बात आप समझ गए। तो दोनों कंडीशन में साथियों अंतर है। 2008 में बहुत सारे देश इंक्लूडिंग फ्रांस, जर्मनी वो अपोज कर रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों यूक्रेन और जॉर्जिया को इसमें शामिल करना चाहते हैं, रशिया से झगड़ा मोलना चाहते हैं। लेकिन इस समय बहुत सारे जो देश हैं वो चाहते हैं कि इसमें यूक्रेन को शामिल कर लिया जाए इस अलायंस में, ठीक है, नाटो अलायंस में। इतना बात आप समझ गए। वही एक और बात समझिएगा साथियों, जो इसकी विज्ञप्ति है, जो इस समिट की विज्ञप्ति है, लिथुआनिया वाली कम्युनिक्यू है, इसमें कहा गया है कि देखिए जब सहयोगी दल सहमत होंगे और शर्तें पूरी होंगी तो हम गठबंधन में शामिल करने के लिए यूक्रेन को आमंत्रित करेंगे। यानी कि ये इस बात का इंडिकेशन है कि अभी इनके जो सहयोगी दल हैं वो सहमत नहीं है और यूक्रेन कई शर्तों को अभी पूरा भी नहीं कर रहा है, ठीक है। ये तो एक छोटी सी बात रही, इतना आप समझ गए। वही क्या है कि दूसरी जो बात है, देखिए अब इस समिट में जेलेंस्की पहुंचे थे, तो हालांकि जो सपोर्ट है साथियों वो अभी भी जारी रहेगा। यूक्रेन नाटो काउंसिल के माध्यम से यूक्रेन का जो सहयोग है वो जारी रहेगा।
बात करें तो साथियों इस सम्मेलन में ये हुआ कि जो G7 के कंट्रीज हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, यानी कि वैश्विक शुद्ध संपत्ति के 62% प्रतिनिधित्व करने वाले देश जो हैं, इनका ये काम है कि जो यूक्रेन का डिफेंस बेस है उसको सपोर्ट करना, यानी कि एक प्रकार से ये चाहते हैं कि हम लोग यूक्रेन को मजबूत रखें, उनको उसको मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ये सब कुछ साथियों ये लोग इसके लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि एक प्रकार से ये चाहते हैं कि हम लोग यूक्रेन को इस कंडीशन में रखें कि वो नाटो का सदस्य देश बन जाए। ठीक है, एक बात समझिएगा साथियों, वही फ्रांस ने कहा इस समिट में कि ये जो है इनका जो SCLP जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है ये यूक्रेन को देने वाले हैं। वही जर्मनी ने अनाउंस किया कि ये एक न्यू मिलिट्री एड पैकेज जो है वो यूक्रेन को देने वाले हैं। वही जो बाकी अदर जो नाटो के मेंबर्स कंट्री हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो है ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे यूक्रेन को लेकर। तो एक प्रकार से कई सारे देशों ने इनको सपोर्ट तो दिया है, सपोर्ट साथियों मिल रहा है, सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने देखा। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि ठीक है भैया तुम लोग सपोर्ट तो दे रहे हो, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे हो, कोई टाइम फ्रेम नहीं बता रहे हो कि आखिर यूक्रेन को नाटो का मेंबरशिप कब मिलेगा। ठीक है, तो एक बात आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमारे देश में अजीत डोभाल हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अमेरिका के भी राष्ट्रीय सुरक्षा जो सलाहकार है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान, ठीक है, इनका क्या कहना है, हम लोग थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, थोड़ा सा एक बार ये भी बात समझिए। देखिए नाटो के सदस्य देश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कब कब कौन से देश मिले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये थोड़ा सा हम लोग जो अपना ध्यान है वो इस पर रखते हैं कि जैक सुलिवान का क्या कहना है। जैक सुलिवान ये कहते हैं कि देखिए भैया जो नाटो का आर्टिकल 5 है, अब जैसे हमारे देश में संविधान है, सब कुछ संविधान से चलता है, उसी तरीके से जो नाटो का फाउंडिंग ट्रीटी है, ठीक है, या जिसे वांशीगटन संधि कहा जाता है, इसमें शायद टोटल 14 आर्टिकल है, 14 आर्टिकल है। तो इसमें जो अनुच्छेद 5 है उसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी का फार्मूला है, यानी कि सामूहिक सुरक्षा, जो साथियों काफ़ी खतरनाक माना जाता है। ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी वाला बात है साथियों, तो इनकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए इसमें क्या है कि यूरोप या नॉर्थ अमेरिका के किसी भी एक देश या अधिक हो सकते हैं, उनके ऊपर आर्म्ड अटैक हो जाता है, तो आपको पता है कि आर्टिकल 5 जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, साथियों हम लोग मोटे तौर पे बात कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ये डेप्थ में है ये सारी चीज़ें। तो याद रखिएगा, जब भी किसी एक देश या अधिक देश के ऊपर हमला होता है तो क्या माना जाता है कि वो सभी के ऊपर हमला हुआ है। ठीक है, यानी कि जो 31 देश हैं साथियों, माना जाएगा कि उन सब पर हमला हुआ है। और अब क्या होगा कि जब साथियों ऐसा हो जाएगा तो ये जो भी आवश्यक चीज़ें समझा जाएगा वो किया जाएगा। यानी कि जब आप मान ही लेंगे कि साथियों जो हमला आज, जैसे सपोज कीजिए यूक्रेन के ऊपर हमला हो जाता है, यूक्रेन नाटो का मेंबर होता, अब ये सभी लोग समझ लेते कि नहीं भाई ये जो हमला हुआ ये नाटो के ऊपर हुआ, तो अब सभी लोग साथियों रूस के खिलाफ लड़ते और प्रत्यक्ष रूप से आकर, अभी तो साथियों ये सपोर्ट कर रहे हैं ना, जैसे जर्मनी कुछ सहायता दे दिया, फ्रांस कोई मिसाइल सिस्टम दे दिया, बाकी देश जो है वो अपना कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दिए। लेकिन वहाँ पर ही साथियों बाकायदे जिस तरीके से एक वार होता है, जिस तरीके से साथियों खुद पर हमला होता है और जो आप प्रतिक्रिया देने के मूड में होते हैं उस तरीके से आकर लड़ते, जो आप वो देखे हैं साथियों, कहा गया कि जो भी आवश्यक समझा जाएगा वो किया जाएगा, क्योंकि नाटो के दिल में ही कलेक्टिव सिक्योरिटी है, सामूहिक सुरक्षा की बात है। अब क्या है कि साथियों ये जो युद्ध है वो यूक्रेन के साथ चल रहा है। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बन जाता है तो ये जो युद्ध है वो अब नाटो का वार हो जाएगा, नाटो का युद्ध हो जाएगा। और साथियों क्या है कि इससे एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि जब सभी देश आ जाएंगे, अभी क्या होगा कि यूक्रेन को शामिल तो कर लेंगे, कर लो भैया, यूक्रेन शामिल हो जाएगा, लेकिन अगर यूक्रेन के ऊपर रशिया का अटैक है तो तुम क्या मानोगे, यानी कि सभी देशों के ऊपर वो अटैक हो गया। और जैसे ही साथियों ये काम हो जाएगा, यानी कि सभी देश इन्वॉल्व हो जाएंगे और ये एक प्रकार से थर्ड वर्ल्ड वार होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा। तो इन्होंने कहा कि देखिए ना ही नाटो ऐसा रिस्क लेना चाहता है, और आप पार्टिकुलरली अमेरिका की भी बात करें तो अमेरिका भी इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता है। ठीक है, ये बात जैक सुलिवान ने कहा है। ठीक है, मैं उन्हीं की बातों को आपके सामने रख दिया। अब क्या है साथियों, 16 महीने से यानी कि फरवरी से ही साथियों युद्ध चल रहे हैं, तो बहुत भारी मात्रा में तो नुकसान हो रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि देखिए हम लोग यूक्रेन को हथियार देना जारी रखेंगे, जिससे यूक्रेन क्या करे कि जो इनके क्षेत्र में रूस के सैनिक हैं उनसे ये लड़ना जारी रखें। और इन्होंने कहा कि देखिए नाटो सीधे शामिल हुए बिना
वो सीधे नाटो शामिल नहीं है, आपको पता है कि पीछे से है भैया, सपोर्ट में है। ये चाहते हैं कि या तो रशिया को कमज़ोर कर दें, क्योंकि जब साथियों रशिया कमज़ोर होगा तभी जाके कहीं ना कहीं ये वार रुक सकता है, या रशिया को एक प्रकार से हराना चाहते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो साथियों आपको ये बात समझ में आया कि आखिर क्यों नहीं नाटो का ये सदस्य देश बनवाना चाहते हैं। एक बात तो ये है जिनमें से साथियों मैं आपको बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाटो के सदस्य देश हैं, और कब कब साथियों सदस्य देश, देखिए इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो 12 थे। 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन ट्रीटी के माध्यम से नाटो की स्थापना होती है। और बात करें तो 1952 में साथियों जो है आप देख सकते हैं ग्रीक और तुर्की सदस्य बनते हैं। 55 में जर्मनी, 82 में स्पेन, 99 में साथियों आप देख सकते हैं 99 में जैसे चेक रिपब्लिक हुए, हंगरी, पोलैंड, इस तरह के जो देश हैं ये नाटो को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, वही आप देख सकते हैं 2004 में है 7 देश नाटो ज्वाइन करते हैं। ईस्टर्न यूरोप के 7 देश नाटो ज्वाइन करते हैं, जिसमें कुछ देश जो हैं जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है। अब साथियों ये जो है ये बॉर्डर शेयर करते हैं रसिया से, आप सोच सकते हैं ये ज्वाइन करते हैं। वही 2009 में आप देख सकते हैं अल्बानिया, क्रोएशिया, 2007 में मोंटेग्रो, उसके साथ साथ 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया, और 2023 में फिनलैंड। ठीक है, और बहुत जल्दी यहाँ पे एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, स्वीडन। ठीक है, तो ये बात आप देख सकते हैं कैसे कैसे सदस्य देश बनेंगे। वही जो इसका आर्टिकल 10 है उसमें यह बताया गया है कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है सेट्स आउट हाउ कंट्रीज कैन ज्वाइन द अलायंस, यानी कि इस अलायंस को कोई देश कैसे ज्वाइन करेगा, इसके बारे में जो चर्चा है वो आपके आर्टिकल 10 में देखने को मिलेगा। इस मैप में भी साथियों जो सदस्य देश हैं वो इसी के बारे में चर्चा है कि कौन कौन से जो देश हैं वो सदस्य देश हैं। ठीक है, नाटो का। ठीक है, तो एक बार आप देख लेंगे, और मुझे लगता है कि आपको लगभग पता ही होगा साथियों कौन कौन से देश जो हैं इनके सदस्य देश हैं। लेकिन एक बात समझिएगा साथियों, क्या है कि जब नाटो की स्थापना होती है 1949, 12 फाउंडिंग मेंबर्स यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के, 9 राउंड के एक विस्तार से इन्होंने 19 और सदस्य इसमें जोड़ दिए, टोटल 31 पे पहुंच गए हैं। लेकिन जब साथियों धीरे धीरे यूएसएसआर का विघटन हो रहा था, 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है साथियों, 15 देशों का जो समूह था। क्या है कि साथियों शुरू में इनकी तरफ से कहा गया, जो अमेरिका का नेतृत्व वाला ये आपका नाटो है, इससे कहा गया है कि रशिया से ये वादा किया था कि ये जो अलायंस है, अमेरिका और यूके ने रशिया से वादा किया था कि ये जो अलायंस है ये 1 इंच भी ईस्ट की तरफ नहीं बढ़ेगा। अब देखिए इनका ईस्ट का मतलब क्या है साथियों, ये आप देख सकते हैं ये रशिया है। ठीक है, तो इनका कहना था कि जो रूस का बॉर्डर वाला है एरिया, यानी कि ईस्ट की तरफ ये 1 भी इंच नहीं बढ़ेंगे। हालांकि अब ये कहते हैं कि कोई कसम थोड़े खाया गया था, हमने तो कहा था, अब कहते हैं कि हम कसम थोड़े खाए थे। अब क्या है कि साथियों रशिया ने कभी कहा चलो ठीक है भैया ये हमारे तरफ तो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन 99 में आपने देखा चेक रिपब्लिक हुआ, हंगरी हुआ, पोलैंड हुआ, इन सबको साथियों ये नाटो का सदस्य देश बना लेते हैं। फिर बाद में साथियों क्या है कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब आप देख सकते हैं ये कहाँ है, ये दो जो देश हैं साथियों एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बिल्कुल ये सटे हुए हैं रशिया से। तो ये साथियों ये चलने लगे उल्टा। वादा तो किए थे कि नहीं भैया हम नहीं बढ़ने वाले हैं, लेकिन क्या हुआ कि साथियों ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और साथियों इसी बात को लेकर साथियों क्या है कि रूस को है सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है। अब सोचो साथियों ये यहाँ पर पहुँच गए फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। अब क्या है साथियों ये है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन अब जब ये भी सदस्य देश बन जाएगा तो ये तो पूरा घिर ही जाएगा बेचारा। और इसीलिए साथियों जब 2008 में जो बुखारेस्ट की समिट थी, याद रखिएगा, उसमें व्लादिमीर पुतिन को भी आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया था, वो यहाँ पे थी। तो इन्होंने कहा था ये तो एक प्रकार से डायरेक्ट थ्रेट है रशिया के लिए, खतरा है। हालांकि पुतिन ही नहीं साथियों, इससे पहले साथियों अगर देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इनके प्रेसिडेंट हैं बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, बोरिस येल्त्सिन सोवियत और रशियन पॉलिटिशियन रह चुके हैं। इन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में रशिया का कार्य किया 1991 से लेकर 99 तक। तो जो 90 के दशक में क्या हुआ कि जब ये ईस्ट की तरफ अपना नाटो का विस्तार कर रहा था, तभी साथियों नाटो को चुनौती इन्होंने दिया था, चेतावनी दिया था। ठीक है, वार्निंग दिया था उस समय। ठीक है, ये जो आपके येल्त्सिन है, और पुतिन ने भी कहा था कि साथियों ये तो एक प्रकार से प्रत्यक्ष हमारे लिए खतरा है। जब 2008 के बुखारेस्ट समिट हुआ, ये देख सकते हैं आप, पुतिन एट नाटो मीटिंग्स। ठीक है, ये उस समय की तस्वीर है। तो उसमें साथियों क्या हुआ कि तब जाके पुतिन साथियों इस खतरा को सही से भाप पाए कि नहीं भैया ये जो है, ये जो कर रहे हैं ये रशिया के लिए खतरा है। देखो साथियों रशिया जो है ये हमेशा से अपना जो सिक्योरिटी है ये क्या करता है कि लैंड का जो इनका एक्सपेंशन है, आप देखेंगे कि रशिया साथियों बहुत बड़ा क्षेत्र है इनके पास, तो ये हमेशा से कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने क्षेत्र को बढ़ाकर रखें, जिससे साथियों इन फ्यूचर हमारी जो सुरक्षा है वो और मजबूत हो सके। अब क्या है कि इनके किनारे किनारे आकर नाटो के सैनिक साथियों बैठ जाएंगे। तो साथियों इन्होंने क्या किया कि जैसे 4 महीने बाद, बुखारेस्ट समिट के 4 महीने बाद क्या हुआ कि जो जॉर्जिया में आपके दक्षिण ओसेशिया और
अबखाजिया था, ठीक है, ये दोनों अलग हुए क्षेत्र थे। यहाँ पे इन्होंने रूसी सेना भेजा और एक प्रकार से भेजकर साथियों इन क्षेत्रों पर कब्जा किया कि यह जो जॉर्जिया वाला पार्ट है, क्योंकि साथियों जॉर्जिया को भी तो बोल दिया गया था कि नहीं भैया आप भी जो है ये नाटो ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो इसके जो 2 क्षेत्र थे वहाँ पर इन्होंने तुरंत भैया रूस के सैनिक भेजे और उसके बाद इस जो क्षेत्र है वहाँ पर कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के बाद साथियों यहाँ पे एक कठपुतली शासन की स्थापना की। यानी कि एक प्रकार से अब रूस को लगा कि नहीं भैया देखो, अगर हम आसपास भी अपना ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ये आकर बैठ जाएंगे, इसका फ़ायदा ये उठा लेंगे। और उसके बाद 2014 में क्या होता, आपने देखा कि जो यूक्रेन में रूस की समर्थन वाली सरकार थी उसको जो पश्चिम से सपोर्ट करने वाले प्रदर्शनकारी थे उन्होंने गिरा दिया था, जिनको वेस्ट से सपोर्ट मिल रहा था। अब क्या हुआ कि जैसे ही साथियों ये घटना घटी हुआ, रशिया ने तेजी से क्या कहा कि जो यूक्रेन का क्रीमिया वाला हिस्सा था 2014 का, ठीक है, सॉरी 2014 का जो क्रीमिया वाला हिस्सा था उसको कब्जा में ले लिया, क्योंकि साथियों ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर कई पोर्ट है, बंदरगाह है और कैथरीन द ग्रेट के समय से ही साथियों यहाँ पे रशिया के जो ब्लैक सी में है वहीं यहीं पे फ्लीट रहते हैं, ठीक है, ये ब्लैक सी है, ठीक है। तो ये काफ़ी इसके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आपने देखा कि साथियों किस तरीके से रूस ने तुरंत इसके ऊपर कब्जा किया और वहीं पे साथियों जो इसके दक्षिण पूर्व में जैसे डोनाबास जो रीजन है वहाँ पे क्या है कि रूसी भाषा बोलने वाले लोग हैं। अब क्या है कि रूस उनको करता है सपोर्ट, रूस करता है सपोर्ट और रहते हैं यूक्रेन में है साथियों, ठीक है। और ये क्या होता है, यही आपने देखा कि ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इसको सपोर्ट रशिया कर रहा था और ये साथियों यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे। एक प्रकार से जब रशिया यूक्रेन वार की शुरुआत होता है यानी कि पूर्ण रूप से साथियों युद्ध में बदल गया, ठीक है, आपने उस कंडीशन को देखा होगा, उस समय भी साथियों कई वीडियो हमने किया था। तो आपने साथियों सारी बातें समझे होंगे कि क्या अभी चल रहा है। तो अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं इनको सपोर्ट मिला है कि भैया हम सपोर्ट आपको दे रहे हैं, आप घबराइए मत। लेकिन क्या है कि एक बात समझिएगा साथियों, अब ये जो जंग है बड़े दिनों से चल रहा है, हम भी सोच रहे हैं कि भैया कब ख़त्म होगा। क्या है कि रूस का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने दिए। अब क्या है कि ये किसी तरीके से साथियों इसे रोकना चाह रहे हैं और ये रूस अब इसे रोकने के लिए क्या करेगा, रूस साथियों लड़ाई ये जारी रखेगा जब तक साथियों निश्चित रूप से ये यूक्रेन हार नहीं जाता, ठीक है। इनकी ये कोशिश है कि ठीक भैया हम लड़ते रहेंगे लेकिन तुम एक बार रुको तो मत शामिल हो, क्योंकि साथियों जैसे ही ये शामिल हो जाता है समझ लीजिए कि रेड लाइन है, रूस के लिए खतरा बना हुआ है। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है। इस पर आपका क्या विचार है, आप भी अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि क्या है कि एक बात समझिएगा, 2008 की मैंने कई आर्टिकल पढ़ा तो वहाँ पे क्या है कि जब जॉर्ज बुश जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे पुतिन ने एक बार कहा था कि देखिए जो यूक्रेन है हम उसको खुद रियल नेशन स्टेट के तौर पर नहीं देखते, यूक्रेन की संप्रभुता पर इन्हें संदेह है। यानी कि एक प्रकार से ये मानते हैं कि जो यूक्रेन वाला हिस्सा है साथियों, क्रीमिया तो पूरी है, क्रीमिया पे तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन जो बाकी यूक्रेन का आधा से अधिक हिस्सा है उससे वो भी साथियों ये रशिया का मानते हैं। तो ये इसकी जो संप्रभुता है, इसकी जो रियल नेशन स्टेट है उसको भी ये नहीं मानते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से ये भी मानते हैं कि भैया ये हमारा ही हिस्सा है, ठीक है। ये 2008 की एक घटना है, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, हालांकि ये प्राइवेटली बात है जो बुश से शायद इन्होंने कहा था। तो चलिए इस पर क्या बात है, इस पर आपकी क्या राय है, आप भी अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने साथियों ये सारी जो आर्टिकल्स था जो एक्सप्लेन सेक्शन में छपा था मैंने उसको पढ़कर जो भी इसका सार था वो मैं आपके साथ साझा कर दिया। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको इन फ्यूचर इस तरह का वीडियो भी मिलता रहेगा। और आप सभी हमें इतना प्यार करते हैं इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।